श्रीमान मैकाले साहब, आप मुझे नहीं जानते। जानेंगे भी कैसे? आपके और मेरे बीच वक्त का फासला बहुत ज्यादा है। इसे घड़ी की सुइयों से नहीं नापा जा सकता। इसके अलावा भी आप मुझे क्यों कर जानेंगे? कहां आप इस देश के पहले और आज भी पूजे जा रहे भाग्य विधाता, और कहां मैं इस देश के एक छोटे शहर का अकिंचन मामूली हिंदुस्तानी, जिसे आप पूरी जिंदगी हिकारत से देखते रहे, धरती का बोझ समझते रहे। आपने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि यहां की गंदी, संकरी और अंधेरी गलियों में जिंदगी गुजारने वाला कोई व्यक्ति कभी आपको खत लिखने का दुस्साहस भी करेगा। पर मैकाले साहब, आपसे बेहतर कौन जानता है कि इतिहास और समय अपनी बंद मुट्ठी से जादू की तरह कुछ भी निकाल सकते हैं। सोचिए जरा, अगर जहां आरा नहीं जलती या क्लाइव ने आत्महत्या के लिए जो बंदूक इस्तेमाल की, अगर वो चल जाती तो क्या इस देश का इतिहास यही होता? नहीं ना। सन 1599 की आखिरी रात के आखिरी घंटों में आपके मुल्क में भी तो यही हुआ था। रानी एलिजाबेथ ने इंग्लैंड की एक मामूली कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पूर्वी देशों में व्यापार करने की स्वीकृति मांगने वाले कागज पर मुहर मारकर इस देश के करोड़ों लोगों की किस्मत और जिंदगी बदल दी थी। उस रात नींद में सोए हुए अकबर ने कब सोचा था कि एक दिन मुगल बादशाह खत्म हो जाएंगे, नवाब, पेशवा, निजाम, राजा खत्म हो जाएंगे, इनके दरबार, शहर, जबानें, तहजीब, दौलत खत्म हो जाएंगी, और यह काम एक बेहद मामूली व्यापारी कंपनी के बेहद मामूली लफंगे कारिंदे करेंगे। किसने सोचा था एक दिन यह कंपनी इस मुल्क की 90% जमीन पर कब्जा कर लेगी? नहीं मैकाले साहब, किसी ने नहीं सोचा था। न अकबर ने, न एलिजाबेथ ने, न सिराजुद्दौला ने, न क्लाइव और वॉरेन हेस्टिंग्स ने सोचा था। ऐसा तो मीर जाफर, जगत सेठ और अमीचंद ने भी नहीं सोचा था। खुद ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स ने भी नहीं सोचा था। पर इतिहास और समय ने अपनी जादुई बंद मुट्ठी खोलकर यह सब सामने हाजिर कर दिया। मैं आपको, इस कंपनी को श्रद्धा से प्रणाम करता हूं मैकाले साहब। यह मत सोचिएगा मैं उपहास या वक्रोक्त में कह रहा हूं। मैं सचमुच इसकी सफलता और शक्ति से हतप्रभ हूं। इस कंपनी ने 200 साल तक आधी दुनिया में व्यापार करने के साथ उस पर राज भी किया है। इस कंपनी के पास अपनी सेना थी, अपने हथियार थे, अपने किले थे। इसने मुगल और चीन के साम्राज्यों से टक्कर ली थी। उसके पास लाखों कर्मचारी थे, जिनकी कब्रें आज भी दुनिया और उनके अपने देशों में बची हैं, और न जाने कितनी मिट्टी बनकर गुमनामी में खो चुकी है। इसी कंपनी ने पहली बार शेयर मार्केट शब्द को जन्म दिया। इसने ही पहली बार दुनिया को पूंजी की ताकत सिखाया कि मुनाफे के अलावा व्यापार का दूसरा कोई सच और दूसरा कोई भगवान नहीं होता। इसने बाजार की ताकत के नए सूत्र लिखे, नए नैरेटिव गढ़े। मैकाले साहब, आज अगर कोई लंदन की लेडन हॉल स्ट्रीट जाए तो वहां ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई निशान तक नहीं पाएगा। न कोई तख्ती, न दफ्तर, न ही वहां किसी की मूर्ति लगी है जो बताए कि यहां कभी इस कंपनी की भव्य और विशाल इमारत थी। समय ने सब निगल लिया है। पर मैंने आपसे पहले ही कहा है कि समय और इतिहास अपनी बंद मुट्ठी से कभी भी कुछ भी निकाल सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन ये कंपनी फीनिक्स की तरह अपनी राख से फिर जन्मेगी, अधिक विराट, भव्य और अधिक प्रभुता के साथ। हो सकता है आज की बड़ी कंपनियों में ही कोई इस तथ्य और इस सत्य को समझे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही उसकी महान और धरती को रौंदने वाली, गर्व से इतराती हुई जननी थी, और वह उसकी विरासत की उत्तराधिकारी है। तो वो कंपनी अपनी जननी के प्रति श्रद्धा से सर झुकाएगी। हो सकता है आज कोई इतिहासकार ही ईस्ट इंडिया कंपनी के इस वैभव और शक्ति को फिर से रचे, और आज की कोई कंपनी फिर से लेडन हॉल स्ट्रीट पर उसी जगह उस 4 मंजिला इमारत का रेप्लिका खड़ा कर दे। वो इमारत
दुनिया में कारपोरेट संस्कृति को जन्म देने वाली मां का ऐसा पवित्रतम और महानतम तीर्थ स्थल बन जाए, जहां बिजनेस मैनेजमेंट का हर विद्यार्थी जाकर सबसे पहले प्रणाम करे, सर झुकाए, क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स और आपके प्रति आजीवन अक्षुण्ण श्रद्धा से भरा रहे। आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया जाए कि क्लाइव इस देश का असली मुक्तिदाता और भाग्य विधाता था। उसके पहले यह देश बर्बर, अज्ञानी और पिछड़ा हुआ था। क्लाइव ने ही इस आधुनिक भारत को जन्म दिया। आप जैसे क्लाइव भक्त तो उस समय ही ऐसा लिख चुके थे। आज के इतिहासकार नए सिरे से इस सत्य को उद्घोषित करेंगे और आने वाली पीढ़ियां इस पर विश्वास भी करेंगी। मैं काले साहब, हंसिए मत। मैं ये सब निराधार नहीं बोल रहा हूं। अपने देश और दुनिया में बहती हवाओं की चाल देख रहा हूं। इनमें घुली नई गंध महसूस कर रहा हूं। यह सच है मैं काले साहब कि हम हिंदुस्तानी नया स्वर्ग रचने के बजाय अपने पुराने नर्क में रहना ज्यादा पसंद करते हैं, उसी में खुश रहते हैं। हमारे इस पतन में आपकी कंपनी या आपका कोई दोष नहीं था। खोट तो हमारी खमीर में ही था। तभी आप सब इतनी आसानी से ये कर गुजरे। सोचिए जरा तो हैरत होती है। हमारे हिंदुस्तान में जमीन से आने का सिर्फ एक संकरा रास्ता था और हम इसे भी कभी हमलावरों के लिए बंद नहीं कर पाए। सैकड़ों सालों तक सिकंदर के बाद यूनानी, शक, हूड़, तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह सब इसी रास्ते से आकर घोड़ों के खुरों से हमें रौंदते रहे। इसके अलावा हमारे 3 और समुद्र थे। वहां का रास्ता मिलते ही यूरोपीय जहाज, किश्तियां टिड्डों की तरह हमारे समुद्र तटों पर उतरने लगे। उन्हें भी कोई रोकने वाला नहीं था। फिर पलासी की लड़ाई ने मुल्क की किस्मत बदल दी। सिराजुद्दौला क्यों न हारता मैं काले साहब। सब तो क्लाइव से मिल गए थे। मीर जाफर और दुर्लभ राय मिल चुके थे। जगत सेठ, अमीचंद, मेहताब राय मिल गए थे। बंगाल का नवाब बनने के लिए मीर जाफर ने तो क्लाइव को सब कुछ सौंप दिया था। सारी ताकत, कानून, अकूत दौलत, आगे भी मुल्क लूटने और व्यापार बढ़ाने की पूरी आजादी दे दी थी। शर्म आती है मैं काले साहब कि कोई नवाब या राजा कैसे इस तरह अपना मुल्क बेचने के सुलहनामे पर दस्तखत कर सकता है। अपनी गरीब मजबूर जनता, अपने किसानों, मजदूरों, कारीगरों को धोखा दे सकता है। क्या थे वे अंग्रेज? एक मामूली कंपनी के मामूली क्लर्क ही ना। पर यहां की हुकूमत अपनी अय्याशी और लालच में अंधे बहरों की तरह उनके डमरू पर नाच रही थी। अगर आज दुनिया के नक्शे पर निगाह दौड़ाएं तो समझ में आ जाता है कि वह सब तब कैसे हुआ होगा, कैसे लोग बेबस रहे होंगे। आज फिर वैसी ही कंपनियां, वैसे ही क्लर्क मुल्कों को लूट रहे हैं। सरकारों की आड़ में दुनिया पर राज कर रहे हैं। देशों की सरकारें मीर जाफर की ही तरह उनके लाभ के सुलहनामे पर दस्तखत कर रही हैं। अपनी जमीन, अपने खेत, अपने कारखाने, अपनी नदियां, पर्वत, जंगल, अपनी ताकत उन्हें सौंप रही हैं। ये कंपनियां ही कई देशों में सरकारें बना रही हैं, गिरा रही हैं। पूंजी की ये ताकत इनके पास एक दिन में नहीं आई है। 400 साल पहले आपकी कंपनी ने इसी पूंजी से धीरे धीरे दुनिया को मुट्ठी में किया था। पूंजी की ताकत धरती की अब तक की सबसे बड़ी ताकत सिद्ध हुई है। इसके फैलने की रफ्तार किसी भी आंधी तूफान से तेज साबित हुई है। सोचिए मैं काले साहब, इंसान ने 1,60,00,000 साल पहले पेड़ों से उतरकर धरती पर पांव रखे। उसकी इस लंबी यात्रा में सभ्यता का समय सिर्फ पिछले 10,000 वर्ष का है। इसमें भी पूंजी और विज्ञान का समय पिछले 600 साल का है। 1,60,00,000 सालों की यात्रा में महज पिछले 600 सालों में ही इंसानों की संपत्ति और युद्ध की भूख ने प्रकृति, वायुमंडल, नदी, जंगल, पहाड़ सब भकोस लिए। इन सब को कब्जे में लेकर वो अब धरती के संपूर्ण विनाश पर आमादा है। सोचिए जरा,
धरती पर इतनी बड़ी हत्यारी प्रजाति कोई दूसरी जन्मी है? मेरे शहर के चारों ओर शाम होते ही कई इंच मोटी धूल, धुएं, कालिक और जहरीली गैसों की परत जम जाती है। पेड़ों का रंग हरा नहीं, कत्थई और काला हो जाता है। परिंदे बेचैनी से देर तक फड़फड़ाते हैं। उनकी चोंच टेढ़ी, आवाज बेसुरी और आंखों में क्रूरता उतर आई है। इसके नीचे इंसान हर सांस के साथ जहर निकलता है। आंखें गंधक और तेजाब की गंध से जलती हैं। सुबह उसका थूक काला निकलता है। जवानी में फेफड़े छलनी हो जाते हैं। विकास और औद्योगिकरण का यह हत्यारा दैत्य आपके मुल्क ने ही उपनिवेशों की लूट से जना था। मैकाले साहब, आपके मरने के बाद हमारे देश में मोहनदास करमचंद गांधी नाम का इंसान जन्मा था। उसने आपकी इस वैश्विक सभ्यता के खतों को समझा था, इसके विरुद्ध आवाज उठाई थी, लोगों को चेतावनी दी थी। आपका देश तो उसे अपनी हुकूमत में बचाकर ले आया, लेकिन हमारे देश के आजाद होने के 5 महीने बाद ही उसकी हत्या कर दी गई। आप होते तो आपको निश्चित ही यह हत्या उचित लगती, क्योंकि वो आदमी आपकी सोची और घोषित की गई इस महान सभ्यता को वापस गांव और सादे जीवन की ओर ले जा रहा था। आपके पूंजीवादी साम्राज्य के विरुद्ध ग्राम समाज के नए विचार रख रहा था। क्या एक सवाल का जवाब देंगे मैकाले साहब? इतिहास सिर्फ युद्ध और विजय का ही क्यों लिखा जाता है? उसमें कभी दबे कुचले कमजोर लोगों के जीवन क्यों नहीं होते? उन मामूली लोगों के सुख दुख क्यों नहीं होते जो उस समय राय, समाज, धर्म, कलाओं की रीढ़ होते हैं? उस समय जो खेतों में हल चला रहे थे, चूल्हों पर रोटी सेक रहे थे, चाक पर बर्तन बना रहे थे, प्रेम कर रहे थे, कविताएं लिख रहे थे, कैद खानों में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे, देव प्रतिमाओं के आगे नाच रहे थे, भट्टियों में तलवारों के लिए लोहा गला रहे थे, वे सब इतिहास में क्यों नहीं होते? बाउल फकीरों के गीत, पालकी उठाने वाले कहारों के टूटे कंधे, नदियों पर गुजरने वाले बजरों के मल्लाहों के गीत, शमशान के डोम, हरम की बांदियों के जीवन क्यों नहीं होते? इतिहास में हमें उस समय की कंपनियों के शेयर की कीमतें आसानी से मिल जाएंगी। बेरहम सरकारों की अनूठी या निरर्थक घोषणाएं कानून मिल जाएंगे, पर उस समय गाई जाने वाली लोरी नहीं मिलेगी। कत्ल करने वालों के रंगीन किस्से मिल जाएंगे, पर कत्ल किए जाने से ठीक पहले मरने वाले की फटी आंखें नहीं मिलेंगी। फलक को चीरने वाली उसकी आखिरी चीख नहीं सुनाई देगी। आपने भी तो अपने महान इंग्लैंड का इतिहास लिखा है। कलकत्ता में आप थ्यूसिडिडीज ही पढ़ते रहते थे। हेरोदोटस से प्लूटार्क, लिवी, गिब्बन को घोट कर पी चुके थे। पर आपने भी क्या लिखा? ग्रीस और रोम की महान सभ्यताओं के आगे सर झुकाया है, उनकी महानताओं के गीत लिखे हैं। एक शब्द भी आपने रोम के गुलामों और ग्लेडिएटर्स की हत्याओं, पशुता के चरम प्रतीक कोलोजियम की निंदा में नहीं लिखा। मैकाले साहब, मेरा देश सचमुच आपका ऋणी है, इसलिए कि आपकी दी हुई 4 चीजों से ही अब ये देश चल रहा है। आपके वोट की ताकत से बनाई गई अंग्रेजी शिक्षा नीति, सरकारी नौकरियों के ढांचे, भारतीय दंड संहिता और आपका चाहा और सोचा गया हमारे देश का एक ऐसा वर्ग जो अपने खून और रंग में हिंदुस्तानी है, पर अपनी सोच, राय, जीवन मूल्य और निष्ठा में अंग्रेज हैं, आपकी सभ्यता और जीवन शैली का अनुसरण करता है। गरीब, कमजोर, किसान और मजदूर से नफरत करता है। ये लोग उसे अपनी ऐश की सुनहरी चादर में पैबंद की तरह दिखते हैं। ये वर्ग पूरी बेशर्मी से मारी एंटोनिएट की तरह कहता है, अगर गरीबों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है तो ये केक क्यों नहीं खाते? उसकी सारी निष्ठाएं और जीवन लक्ष्य पूंजी अर्जित करने में है। आपका चाहा और तैयार किया हुआ ये वर्ग आज इस देश के गैर इंसानी बदहवास महानगरों में रहता हुआ वैभवपूर्ण जीवन और अंधी लिप्साओं के भोग में वहशियों की तरह व्यस्त और तृप्त है। किसी भी विचार, संवेदना, ज्ञान, मानवीय गरिमा, स्वतंत्रता, अधिकार, समानता,
जीवन मूल्य के स्पर्श से भी दूर अपनी अतृप्त लालसाओं के निष्ठुर द्वीप में जी रहा है। आपकी दी हुई इन चारों चीजों ने मिलकर ही अंग्रेजी हुकूमत वाले हिंदुस्तान पर शासन किया था। यही चारों बातें मिलकर आज फिर यह देश चला रही है। कुछ भी नहीं बदल पाए हम मैकाले साहब। आप आज भी इस देश की नसों में बह रहे हैं। इसका जीवन, इसका प्राण है। आपकी महिमा ही है कि आज इस देश में कोई आपकी कंपनी और अंग्रेजी राज्य की लूट की बात नहीं करता, इनकी निंदा नहीं करता। क्लाइव, हेस्टिंग्स, डलहौजी को भी बुरा नहीं कहता। अलबत्ता गांधी, नेहरू की निंदा जरूर करता है, उन्हें देश का शत्रु बताता है ना अद्भुत देश। ऐसे लोग हमारी आत्माओं में गुलामी और बेईमानी की कितनी गहरी जड़ें आपकी कंपनी और आपने डाली हैं। पर गलती आपकी नहीं, हमारी ही है, हमारे उसी खमीर की है। आज का सच तो यही है कि इस देश में सब जगह आपकी प्रतिमाएं होनी चाहिए। मैकाले नगर, मैकाले संस्थान होने चाहिए। कनखियों से मत घूरिए मैकाले साहब। मैं कतई आपका उपहास नहीं कर रहा, सच कह रहा हूं। खुद ही सोचिए, 1857 की क्रांति को घृणा और भयानक प्रतिशोध से देखने और हमारी नस्ल को धरती से मिटा देने की इच्छा रखने और हुंकार भरने वाले आप अपनी कब्र में लेटे हुए हमारे भारत के नए भाग्य विधाता बन चुके हैं। लेकिन हमारी आजादी की उस पहली लड़ाई में शामिल होने वाला आखिरी मुगल बादशाह 80 साल की उम्र में रंगून के एक तंग कोठरी में तन्हा और गुमनामी में आप लोगों की कैद में मरा, पर उसको कोई याद नहीं करता। अपनी कब्र के अंधेरों में वो आज भी गुनगुनाता है। पसे मर्ग मेरे मजार पर जो दिया किसी ने जला दिया, उसे आह दामन बाद ने सरे शाम ही से बुझा दिया। मेरी आंख झपकी थी एक पल, मेरे दिल ने चाहा कि उठ के चल। दिले बेकरार ने ओ मियां वही चुटकी लेके जगा दिया। आज इसके वंशज इस देश के सबसे बड़े शत्रु बना दिए गए और आप भाग्य विधाता। बहुत लिख दिया। अब आखिरी बात, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, जब आप ब्रिटिश म्यूजियम की लाइब्रेरी में पहले एक पाठक और बाद में ट्रस्टी की तरह जाते थे, तब वहां एक कमरे में लंबी दाढ़ी वाला आदमी लाइब्रेरी बंद होने तक किताबों में डूबा रहता था। यही वो आदमी था मैकाले साहब, जो बाद में न अर्थशास्त्री बना न देवदूत, लेकिन आपके बुर्जुआजी समाज, विचार, दुनिया और व्याख्याओं का सबसे पैना और कड़वा आलोचक बना। इसी ने वंचितों, मजदूरों, मेहनत कशों को वर्ग संघर्ष का विश्व प्रसिद्ध विचार और सूत्र दिया। मनुष्य के इतिहास का एक नया पाठ रचा, एक नया दर्शन पैदा किया जो हर तरह से भौतिकवादी था और इस असमान गलत दुनिया को सुधारने पर नहीं बल्कि उसे बदलने पर विश्वास करता था। उसने माना है कि उसको यह सब बुर्जुआ इतिहासकारों, अर्थशास्त्रियों ने सिखाया है। बेशक आप इसी वर्ग और मानसिकता के थे। वो आपके लिखे इंग्लैंड के प्रसिद्ध इतिहास को एक चापलूस और होशियार बातूनी इतिहासकार का लिखा इतिहास मानकर उससे नफरत करता था। उसका मानना था कि आपने बुर्जुआजी हित के लिए इंग्लैंड का झूठा इतिहास लिखा है। आप शायद लंदन में उससे कभी मिले नहीं होंगे मैकाले साहब। अगर मिले होते और 1857 पर उसकी लिखित टिप्पणियां, रिपोर्ट पढ़ी होती तो भारत की इस क्रांति के लिए आपका नजरिया बदल जाता। आप मनुष्य और मनुष्यता के कुछ नजदीक आ जाते। मुआफी चाहता हूं मैकाले साहब, खत कुछ लंबा हो गया है। बस आपको इतना और बताता चलूं कि आपको खत लिखने का विचार आखिर मन में आया क्यों कर। मैंने पहले भी आपसे अपने देश के एक व्यक्ति मोहनदास करमचंद गांधी का जिक्र किया है। हमारे देश की करेंसी में अभी इस व्यक्ति का चित्र बचा हुआ है। इसे कई खब्त थे, इनमें से एक था खत लिखने का खब्त। उसने सैकड़ों लोगों को हजारों खत लिखे। टॉलस्टॉय, हिटलर, रोमियो रोला,
रविंद्रनाथ और बहुतों को उसके सपने में एक हिंदुस्तान था। आजादी की लड़ाई इसी हिंदुस्तान को सामने रखकर लड़ी गई थी, पर आजादी मिलने के साथ ही गांधी को हाशिए पर डाल दिया गया। समय के साथ उसका नहीं, आपकी इच्छाओं और इरादों का हिंदुस्तान बनता चला गया। अगर आज वो जीवित होता तो इस हिंदुस्तान को देखकर आपको जरूर खत लिखता। बस मुझे लगा मैं ही ये काम कर डालूं। क्या करूं मैं काले साहब। वो इसी तरह इस नामुराद जिंदगी में आता जाता रहता है। यही सोचकर खत लिख दिया। आपकी कब्र का पता जानता हूं, पत्र उसी पते पर पोस्ट करूंगा। श्री मैकाले साहब की कब्र वेस्ट मिनिस्टर एबी, एडिसन के पांव के नीचे। सैमुअल जॉनसन की कब्र से 3 गज दूर, वेस्ट मिनिस्टर, इंग्लैंड। तो बात बस इतनी ही थी। अब आज्ञा चाहूंगा। कुछ भी गलत या बुरा कहा सुना हो तो अज्ञानी हिंदुस्तानी समझकर क्षमा कर दीजिएगा। आपसे अपनी आजादी के 75 वर्ष के बाद भी आपका सदैव ऋणी और आपकी कृपा के सदैव आकांक्षी देश के एक छोटे शहर का एक अज्ञानी अज्ञात हिंदुस्तानी।